हाय सो दिस इज क्लास नंबर 13। आज हम पढ़ेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और साथ ही आरसी का एक पैसेज देखेंगे 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे अराउंड 30-35 मिनट्स ऑफ टाइम पे। बेसिक न्यूमरेसी अभी चल रहा है, नंबर सिस्टम हो गया है, फ्रैक्शंस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज, परसेंटेज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी हो गया है। आज की क्लास में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ये इतना पोर्शन होते ही ना कहने को 12 टॉपिक हुए, बट 80 to 85% बेसिक न्यूमरेसी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स अच्छे से पढ़ेंगे, वॉल्यूम अच्छे से देखेंगे एंड प्लेन ज्योमेट्री। इसके बाद टीआई, जनरल मेंटल, डिसीजन, एलए। तो मार्च एंड अप्रैल, इन 2 महीने में ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका सबसे पहले व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपने कोई पैसा लिया, आपने कोई मनी बोरो किया, आपने कोई लोन लिया बैंक से। तो लोन लेते वक्त बैंक आपको क्या बोलता है, मैं आपको 1,000 रुपए दे रहा हूं, बट इस पे मैं कुछ ब्याज लूंगा, ब्याज इंटरेस्ट लूंगा। मतलब 1,000 रुपए आप ले लो, 10% ब्याज है। अगले साल जब आप 1 साल बाद ये पैसा वापस करने आओगे तो मुझे 10% एक्स्ट्रा चाहिए 1,000 रुपीज का। तो दिस इज कॉल्ड ब्याज, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। वेन अ पर्सन, पर्सन जो बोरो किया है, जिसने उधार लिया है, टेक्स मनी, लोन लिया फ्रॉम अनदर पर्सन और अ बैंक, और ये क्या होता है, लेंडर। जिसने लोन दिया है वो लेंडर है, जिसने पैसा लिया है वो बोरोवर है, और जो पैसा है वो है लोन। बोरोवर, लोन, लेंडर। तो जो पहला पर्सन है वो बोरोवर है, वो कुछ टाइम बाद जब पैसा लौटाने की बात आएगी तो उतना पैसा तो देना ही है जो उसने लिया था, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा क्योंकि इतने टाइम तक उसने पैसा उसका रखा है। तो इसको, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है इंटरेस्ट का। सो फर्स्ट पर्सन पेज सम एक्स्ट्रा मनी टू द अनदर पर्सन फॉर द यूज ऑफ मनी लेंट। तो इस तरीके से ये पूरा इकोनॉमी चलता है। In this way, the extra money paid by the borrower to the lender for the use of the loan is called interest. In other words, interest is extra money paid for using certain loans. अब बैंक्स भी कैसे काम करते हैं, हम बैंक्स में अपना पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें देता है 4% पे। आपको जो पैसा बैंक में आपने 1,000 रुपए जमा किया तो 4% पे आपको उस पर इंटरेस्ट हम दे देंगे, बिकॉज यू गेव योर मनी टू अस। अब बैंक यही पैसा आगे किसी और कंपनी, कॉरपोरेट जिसको लोन की जरूरत है उसको पास करेगा और उसको देगा 8% पे। तो ये जो बीच का 4-8, ये जो बीच का 4% हुआ, ये बैंक का ऑपरेशन हो गया, बैंक का इससे पूरा कॉस्ट निकलेगा, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से बैंक काम करते हैं। अब इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। 1,000 रुपए का आपने लोन लिया, 1,000 का, 1 साल तक किया तो 1,000 पे 10% इंटरेस्ट लगा, तो 10% ऑफ 1,000 कितना होगा, 10/100। सो दिस विल बी 100 रुपी। 1,000 रुपी आपने लोन लिया, 1 ईयर का लोन है, तो 100 रुपी उस पर इंटरेस्ट लगा। ये पहले साल लगा। दूसरे साल भी यही 1,000 रुपी ही कांस्टेंट रहेगा, इस पे 100 रुपए और इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर यही 1,000 रुपी कांस्टेंट होगा, 100 रुपए फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो सी, ये कांस्टेंट है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है, हर साल उतना ही प्रिंसिपल है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 1,000 रुपी लोन लिया है, 100 रुपी इंटरेस्ट लगा। अब अगले साल ये जो है वो 1,100 हो जाएगा, फिर आप इस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग होती है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं उसे। So if the interest is calculated on the original principal at any rate of interest for any period of time, then it is called simple interest। मतलब प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। प्रिंसिपल वो है सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, लोन एटसेट्रा इज नोन एज कैपिटल। जो आपने लोन लिया है या डिपॉजिट किया है वो प्रिंसिपल है। टाइम क्या होता है, जिस ड्यूरेशन के लिए वो लोन लिया है, बोरो किया है। रेट क्या होती है, जिस इंटरेस्ट पे, जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे वो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है। जैसे अभी हम देखते हैं ना,
5% हो गई, ईपीएफ की 8.1% हो गई, लाइक दैट। तो ये इंटरेस्ट है। अभी लोन का इंटरेस्ट कम हो गया, ये इंटरेस्ट रेट है। अमाउंट क्या होता है? जो पैसा बनता है इंटरेस्ट लगा के, उसको अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ दिया। आपने 1,000 रुपए का लोन लिया था, अगले साल चुकाने की बात आई तो 1,000 रुपी प्लस 100 रुपी इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा 1,100 रुपी। दिस इज अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऐड हो गया प्रिंसिपल पे, मतलब 100 रुपए इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल 1,000 हो गया, अगले साइकिल में ये इंटरेस्ट इस पे ऐड हो जाएगा, 1,100 रुपए नया प्रिंसिपल बन जाएगा। इस तरीके से चलता है। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ पीरियड, अमाउंट thus obtained becomes the principal for the next period and so on। तो बस समझ गए हम सारा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोरोवर क्या होता है, लोन क्या होता है और लेंडर क्या होता है, दैट्स ऑल। बस यही कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं? पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब नंबर ऑफ ईयर, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और ए मतलब अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। अब इसी का जंबल कर दो, पी को इधर रखो, 100 एस आई उधर रखो, टी एंड आर डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा। आर के टर्म पे ये हो जाएगा, टी के टर्म पे ये हो जाएगा। ये सब याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर अपॉन 100। बस इसी का अरेंजमेंट से ये सारी चीजें आ जाएगी। अमाउंट करना है तो उसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को टोटल कर दो, दैट्स ऑल। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब पीटीआर अपॉन 100, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। सवाल देखते हैं। पी अगर 1,000 है, रेट 20% है, तो टी कितना होगा? तो पी इतना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट पी इज इक्वल टू, नहीं ये क्वेश्चन डिफरेंट है। प्रिंसिपल इधर 1,000 नहीं है, प्रिंसिपल इधर है 2460। प्रिंसिपल इज 2460, रेट है 20% और टाइम जो दिया हुआ है वो टी ईयर है, टाइम टी ईयर है। ओके, दिस इज 2460, दिस इज 2460, रेट 20% और टाइम दिया हुआ है टी ईयर। बस पी आर टी अपॉन 100 करो, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पुट इट हियर, एस आई 800 आ गया। अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल 2460, सिंपल इंटरेस्ट 800, तो ये हो गया 3260। वेरी इजी, पुट द फॉर्मूला, दैट्स ऑल। कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए ये होता है कि जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कैलकुलेट हुआ है, क्वार्टरली कैलकुलेट हुआ है, सेमी एनुअली हुआ है, मंथली हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं। तो देखो, चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टाइम व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट स्पेसिफाइड टाइम क्या होगा? जैसे हमने पहले देखा R% पर एनम है, 10% पर एनम से इंटरेस्ट कैलकुलेटेड है टी ईयर में। अगर हाफ ईयरली करना है तो ये जो रेट है ना, ये हाफ ईयरली में हाफ हो जाती है। रेट R% है, हाफ ईयरली रेट निकालना है तो रेट क्या हो जाएगी? जैसे 10% पर एनम पे है रेट था, ये सेमी एनुअली होगा 6 महीने में, तो 10/2 मतलब 5% सेमी एनुअली हो जाएगा। अब 5% सेमी एनुअली हो जाएगा मतलब 6% सेमी एनुअली, 5% 6 महीने में हो जाएगा। 12 महीने में कितने 6 महीने के स्लॉट्स आ जाएंगे? 2 स्लॉट्स आ जाएंगे। तो पहले 1 टाइम था, अब कितने टाइम हो गए? 2 स्लॉट्स हो गए। तो टाइम को 2t कर देते हैं, ये याद रखना है। रेट जितना कम किया है, हाफ ईयरली किया है तो रेट हाफ से डिवाइड होगी, और टाइम उतना ही हाफ ईयरली किया है तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो अगर रेट हाफ हुई है, हाफ ईयरली है, तो रेट हाफ हो जाएगी, टाइम मतलब 2t हो जाएगा, बिकॉज एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं तो टाइम 2t हो गया। एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो टाइम 4t हो गया। एक साल में 12 महीने आते हैं तो टाइम 12t हो गया। टाइम बस याद रखना है, हाफ ईयरली में 2t, क्वार्टरली में 4t, मंथली में 12t, बिकॉज एक साल में 12 महीने तो 12t। बस यहाँ 2t है तो रेट को हाफ करो, इसको 1/4 करो, इसको रेट को R/12 करो, दैट्स ऑल। इसी को फॉर्मूले में पुट करेंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। जैसे अरुण ने टेक लिया 3,000 रुपए फ्रॉम बी फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। What amount will be paid by A to B after the end of 2 year if interest is calculated half yearly? तो देखो, रेट कितनी है? R/2%, मतलब 10% पर एनम है, बट यहाँ हाफ ईयरली है। तो अभी हमने देखा था ना, हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, R/2। तो 10% पर एनम है, हाफ ईयरली में 5% होगी। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। तो हाफ ईयरली में ऐसे कितने हाफ ईयरली आ जाएंगे? एक साल में 2 हाफ ईयरली, तो 2 साल में 4 हाफ ईयरली, तो 2t।
2 इंटू 2 4 ईयर, बस बाकी पुराना फॉर्मूला लगाना है। नई रेट आ गई 5%, नया टाइम आ गया से 4 ईयर और प्रिंसिपल इतना दिया है, तो अमाउंट कितना हो गया P 1 प्लस आर टी, P 1 प्लस आर टी अपॉन 100। अब ये ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज प्रिंसिपल था, सिंपल इंटरेस्ट हुआ PRT अपॉन 100। यहाँ अमाउंट लिखा है, अमाउंट कितना होता है? प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P कॉमन निकालो तो 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, तो अमाउंट पेड 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस RT अपॉन 100, 3600 इज द अमाउंट। तो देखो, ये हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, एनुअली है, मंथली है, उसके अकॉर्डिंग चेंज लाने हैं रेट और टाइम पे। हाफ ईयरली है तो मतलब 2T हो जाएगा, मंथली है तो 12T हो जाएगा टाइम, और क्वार्टरली है तो 4T हो जाएगा, और जैसा टाइम हो रहा है उसी के डिवाइडेड उसको रेट से कर दो। ओके, ये बस चीज याद रखना है। सेम चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगी। एक सम ऑफ मनी है वो 4 टाइम्स हो जाता है 20 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वेरी सिंपल, फॉर्मूलेज वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, बस एक ही चीज याद रखना है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। पुट इट हियर, PR 20 अपॉन 100, PR बाय 5 हुआ, अमाउंट कितना हो गया? P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस PR बाय 5, 4P हो गया, है ना। अब दिस इज इक्वल टू 4P, वाई? बिकॉज यहाँ क्या लिखा है? सम ऑफ मनी 4 टाइम्स हो गया, तो 4P के बराबर कर दो। वेरी इजी, पहले फॉर्मूले से ये किया, P PR बाय 5 अमाउंट हुआ विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल प्रिंसिपल 4P, तो R इज इक्वल टू 15। सॉल्व इट, 5P प्लस PR 20P, तो R इज इक्वल टू 15। वेरी इजी, फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब P प्लस PRT अपॉन 100, बस इक्वेटेड। Simple interest है on a sum of money is 4/9 of the principal and the number of years is equal to the rate % per annum. The rate per annum is what? Let us assume simple interest कितना दिया है? 4/9 of principal, तो मैथ्स लिखो, SI is equal to 4/9P। T जो है वो R के बराबर है, तो T is equal to R। SI PRT upon 100 होता है, T is equal to R कर दो, हमें R फाइंड करना है, तो T की जगह R पुट करो तो R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इससे बस कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट 4/9P है, ये P इंटू R बाय 100 हुआ, P से P कैंसिल, P से P कैंसिल, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर इज दिस, तो R इज 20/3, इजी। When two equal sums are deposited for 3 year and 2 year at the rate of interest 6 and 8% per annum respectively, the difference of simple interest is 4 to 5। दो केस लेने हैं, सम डिपॉजिटेड बताना है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में P1 R1 T1 अपॉन 100, दूसरे में P2 R2 T2 अपॉन 100, दो केसेस है। पहले केस में डालो प्रिंसिपल P रहेगा, रेट कितनी दी हुई है? 6 दी हुई है, टाइम कितना दिया है? 3 साल, ये पहले केस में डालो यहाँ पे। दूसरे केस में प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट दी हुई है 8% और टाइम दिया है 2%, यहाँ पे डालो। SI1 SI2 का डिफरेंस निकालो, वो डिफरेंस दिया हुआ है 4 to 5, है ना। सिंपल इंटरेस्ट 4 to 5 दिया हुआ है, बस 2P अपॉन 100 4 to 5 करो इक्वेट, तो यू विल गेट P इज इक्वल टू दिस मच। सिंपल, हमेशा फॉर्मूला याद रखना है, इक्वेट करते जाना है, मैथ्स लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, ये भी बड़ा आसान है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 ईयर इज 2.5 रुपए। 500 रुपए प्रिंसिपल था, 2 बैंक से जो डिफरेंस आया 2 साल का, वो 2.5 रुपए आया। तो अब बताओ दोनों बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हम देखते हैं ना, SBI का रेट अलग है, से स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छी रेट दे रहे हैं अभी इंटरेस्ट, तो डिफरेंस होता है। तो दोनों में SI1 माइनस SI2 करो, पहले केस का ये, दूसरे केस का ये। प्रिंसिपल और रेट, प्रिंसिपल और दिस दोनों में सेम है, प्रिंसिपल और टाइम दोनों में सेम है, प्रिंसिपल और टाइम दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है? रेट का है। तो P और T कॉमन निकाल लो, R1 माइनस R2, 100 नीचे आ गया, बस सॉल्व इट, तो R1 माइनस R2 आ जाएगी 0.25%। वेरी इजी, फॉर्मूला बस याद रखना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करना है, दैट्स ऑल। मैथ्स इज वेरी वेरी इजी। कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? जो इंटरेस्ट आया वो ऐड होता जा रहा है प्रिंसिपल में, तो ये चक्रवृत्तीय हो गया। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या होता है? जैसे उधर PRT अपॉन 100 याद रखा ना, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला एक याद रखना है। प्रिंसिपल जो पैसा लिया, रेट जिस दर पे लिया, टाइम जिस ड्यूरेशन पे लिया, अमाउंट वो पैसा कितना बनेगा इस रेट टाइम पे, और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI। अब वहां अपन SI फाइंड कर रहे थे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, या अपन कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला अमाउंट का है,
तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। तो n ईयर के लिए, 3 साल के लिए तो n इज इक्वल टू 3, 2 साल के लिए n इज इक्वल टू 2। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर n। अब ये अमाउंट है, हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सी आई होगा। तो सी आई क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो दिस इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला। अब इस सबको अननेसेसरी याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है, लॉजिक से सारी चीजें आ जाएगी। जो हमने पहले फॉर्मूले देखे थे, हाफ ईयरली, कंपाउंड, एनुअली, मंथली, वो इधर भी फिट होगा। हाफ ईयरली है तो टाइम कितना हो गया? हाफ हाफ के 2 हो गए, तो टाइम 2n हो गया। पहले 1 था, अब दो हाफ में डिवाइड कर दिया, हाफ ईयरली, पहला हाफ दूसरा हाफ, तो टाइम ट्वाइस हो जाएगा, 2n। अगर क्वार्टरली करते तो टाइम कितना होता? 4n हो जाता। टाइम जितना हुआ उतने को ही r से डिवाइड कर दो, तो r हो गया r/2%। सिमिलरली क्वार्टरली है तो टाइम कितना हो जाएगा? 4n। 4n हुआ है तो r/4। बस सिंपल। नया रेट और इंटरेस्ट टाइम डालो, फॉर्मूले में पुट करो, यू विल गेट द आंसर। कई बार क्या होता है, पहले साल इंटरेस्ट रेट अलग थी, दूसरे साल इंटरेस्ट रेट अलग थी, तीसरे साल इंटरेस्ट रेट अलग थी। तो पहले तो अपन पावर 3 डायरेक्ट लिख रहे थे, अब हर एक का अलग अलग लिख दो। जैसे ये n है ना, पहले n हम ऐसे लिख रहे थे, p1 प्लस आर पावर 100n, कि 3 साल सेम रेट चल रहा है तो वो क्यूब हो गया था। बट अब 3 साल अलग अलग रेट चल रहा है, तो पहले का रेट, दूसरे का रेट, तीसरे का रेट। अब ये डायरेक्ट क्यूब नहीं लिखेंगे, तीनों का रेट अलग अलग लिख देंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, p1 प्लस r1 अपॉन 100। पहले क्या था? r सेम था, तो ये क्यूब हो गया, बिकॉज 1 2 3 3 सिमिलर टर्म। अभी अलग अलग है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म p। बस, और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। क्वेश्चंस पे आते हैं। How much sum invested for 2 year at 12% compounded annually will grow to this? Very good. P1 plus R upon 100 power T is equal to this. Solve it. 100 इधर गया, 112 upon 100 का स्क्वायर आया, ये नंबर है। P क्या होगा? इसको नीचे ले आओ, 100 into 100 इधर ले आओ, 112 into 112 इधर, बिकॉज स्क्वायर है, तो P is equal to 3500. Very easy. What sum of money at compound interest will amount to this in 3 years if the rate of interest is 3% for the first year, 4% for the second year, 5% for the third year? अभी फॉर्मूला देखा ना, वही लगाना है। अमाउंट P 1 प्लस R1 अपॉन 100, R2 अपॉन 100, R3 अपॉन 100। बस, यहाँ अमाउंट है, प्रिंसिपल कॉमन है, R1 3, R2 4, R3 5, लिख दो, सॉल्व करो, P इज इक्वल टू 4000। तो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कई बार ऐसे सवाल आते हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस एट 15%। अब ये जो टाइम दिया है, ये 2 साल 4 महीने दिया है, कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको कैसे करें? 2 साल एज इट इज लिख दो, 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करो, तो 12 महीने में 1 साल होता है, तो 4 महीने में कितना हुआ? 1/12 इंटू 4, 4/12 मतलब 1/3 हो गया। ओके, तो इसको अपन ने 4/12 ऐसे लिख दिया। 2 ईयर्स है और 4/12 मंथ है, आर इतना है। अब इधर कैलकुलेट करेंगे ना, तो पहले 2 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बचेगा जो 4/12 ईयर, उसको सिंपल इंटरेस्ट से उतना कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो 2 में डिवाइड कर देते हैं। अमाउंट 1 निकालना है, तो पहले 2 साल का निकालो, P1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2, जो होल है ना इसका निकालते हैं, फ्रैक्शन बाद में निकालेंगे, पहले होल। अब ये जो अमाउंट आया, ये बाकी जो हाफ ईयर है उसके लिए, बाकी जो फ्रैक्शन है उसके लिए प्रिंसिपल बना दो। तो A2 कितना हो गया? A1 R 4/12 दिस। ओके, तो इससे अपना ये आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है, ये अमाउंट 1 है, अमाउंट 1 2 साल के लिए आया, अमाउंट 2 क्या आया? अमाउंट 2 इज इक्वल टू A1 प्लस दिस A1 R T इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो टोटल जो अमाउंट बना वो 2 साल का ये है, दिस इज फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए ये आया, और ये जो आया ये आया 4/12 मंथ के लिए, 4/12 मंथ के लिए। तो A1 ये हो गया, और ये आया टोटल, दिस टोटल 2 4/12 ईयर के लिए, ये A2। तो A1 पहले 2 साल का निकाला, ये डिवाइड किया था ना, 2 साल निकाला। A2 और जो दूसरा है 4/12 ईयर के लिए, वो कैसे निकालेंगे? A1 जो इससे आया वो इसका प्रिंसिपल, रेट और टाइम 4/12, सिंपल PRT अपॉन 100। तो A1 दिस आया, सॉल्व इट, तो आपको ये मिल जाएगा, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। ओके, कैसे निकालना है? फॉर्मूला इसका एक्चुअली होता है, बट आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर टू मेनी फॉर्मूलाज, दैट इज वाई इसको डिवाइड कर दिया। 2 ईयर को अलग लो, 4/12 को अलग लो, फ्रैक्शन को अलग लो। पहले 2 ईयर का निकालो, अमाउंट कितना आया? जो
2 ईयर का अमाउंट है वो फ्रैक्शन के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह A1 लिख दिया, PRT अपॉन 100 की जगह A1 की जगह P1 की जगह A लिख दिया। रेट वही है, टाइम वही है, 100। बस टोटल कर लो और ये टोटल पूरे सम का ऐसे आ जाएगा। दिस इज दैट। अब ये जो आ रहा है ये अमाउंट है, हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल 2000 रुपए शुरू में थे, 2000 रुपए थे, तो ये हो गया 777.25। ओके, ये बताइए एक सम है, मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन व्हाट, कितने टाइम पे। अमाउंट है P1 प्लस आर अपॉन 100, T1 कर लिया, T1 हम अज्यूम कर लेते हैं, T1 टाइम पे वो डबल हो गया, मतलब ट्वाइस P हो गया। अमाउंट जो है वो 2P T1 टाइम पे मनी पैसा डबल, तो दिस इज P1 प्लस आर अपॉन 100 फॉरवर्ड T1 इज इक्वल टू 2P। बस इसको सॉल्व करो, P से P कैंसल, 1 प्लस आर अपॉन 100, T1 यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, 4 पुट करो तो 1 प्लस आर अपॉन 100 2 पावर 1/4, ये 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट केस करते हैं, अमाउंट कितना होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 फॉरवर्ड T2। अब इस T2 में प्रिंसिपल 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स, तो P से तो P कैंसिल करते हैं और ये जो वैल्यू आई तो यहाँ पे 1 प्लस आर अपॉन 100 का इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/4 यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2T टू द पावर 4। देखो पहले इक्वेशन से 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आया 2 टू द पावर 1/4, इसको आप इस सेकेंड इक्वेशन में लिख दो। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया 2 टू द पावर 1/4 और T पहले से, तो ये हो गया 2 टू द पावर T अपॉन 4, 2 टू द पावर T अपॉन 4 और दैट इज इक्वल टू 8। 8 को अपन 2 क्यूब लिख सकते हैं, बेस सेम है, कंपेयर कर लो, T/4 इज इक्वल टू 3, तो T इज इक्वल टू 12 ईयर, वेरी इजी। तो ये तो हुए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का। इसका मैं क्वेश्चन सीरीज भी दूंगा, उसको आप ट्राई टू सॉल्व और उसको मैं सारे डाउट्स भी उसके क्लियर करवा दूंगा। ओके, अब अपन देखते हैं आरसी में, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स इतने ही हैं, इसके बाद इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। पहला है, व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ वाइड स्प्रेड केयरफुल एडॉप्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजीम दैट सीक्स टू क्रिएट प्राइवेट मोनोपोलीज फॉर सच टेक्नोलॉजी। तो देखो क्या लिखा है, बड़े बड़े ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, डरना नहीं है, ब्रेक करो। व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ वाइड स्प्रेड एंड केयरफुल एडॉप्शन ऑफ जीएम, मतलब इसके रास्ते में क्या बाधा बन के खड़ा हुआ है, तो वो खड़ा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिजीम, जो क्रिएट करना चाहता है प्राइवेट मोनोपोली इस सेक्टर में। इफ जीएम टेक्नोलॉजी लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन होगा तो यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट्स करने की कोशिश की जाएगी, और वो भी शॉर्ट टर्म में, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट पे काम करता है। So that is why corporation make major investment for herbicide tolerant and pest resistant crop। तो ये बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, herbicide tolerant, pest resistant crops बनाएंगे corporation। Such properties have only a short window as soon as pest and weed will evolve to overcome such resistance। जैसे अभी वायरस का देखा ना, वैक्सीनेशन आई, वायरस उसको ओवरकम कर रहा है, अब तो वायरस भी मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे ही ये जो हर्बिसाइड्स जो बना रहे हैं अपन, तो थोड़े टाइम पे वीड्स और पेस्ट इस हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा हर्बिसाइड से, तब अपन को नई हर्बिसाइड बनानी पड़ेगी। ऐसे तो इन कंपनीज का बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा, वैक्सीनेशन वालों का भी काम चलता ही रहेगा, नया नया वेरिएंट आता रहेगा कोविड का। तो दिस सूट्स द कॉर्पोरेशन। नेशनल फार्मर कमीशन पॉइंटेड आउट दैट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन्स that can help impart resistance to drought, salinity and other stresses। तो यहाँ ये बोला नेशनल फार्मर कमीशन ने कि जेनेटिक मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम करें, बजाय हर्बिसाइड पेस्टिसाइड हम इधर फोकस करें, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाए, सैलिनिटी रेजिस्टेंट बनाए, इस स्ट्रेस को रेजिस्टेंट बनाए क्रॉप, क्योंकि ये चीज तो बनी रहेगी। हर्बिसाइड्स तो चेंज हो जाता है, जो पैथोजेंस है वो चेंज हो जाते हैं, पेस्ट एंड वीड्स, हम इधर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाए, ये आर्ग्यूमेंट है इसका ब्रॉड सेंस में। सवाल देखते हैं, आरसी मुश्किल और सही नहीं होता है, जो डिफिकल्टी क्रिएट होती है वो ऑप्शन से होती है। ऑप्शन अगर डिफिकल्ट आरसी का इजी आ जाता है, इजी क्वेश्चन है, इजी सवाल है, इजी आरसी का ऑप्शन डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट जो खेल होता है ना एमसीक्यू में, वो ऑप्शंस का खेल होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, मोस्ट मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं बट हमें मोस्ट बताना है, लॉजिकल, रैशनल, क्रूशियल मैसेज। Public research institution should take the lead in GM technology and prioritize the technology agenda।
पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लीड लेना चाहिए जीएम में और प्रायोरिटाइज करें टेक्नोलॉजी एजेंडा। सेफ टाइप लग रहा है, आगे देखते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज द इशू इन WTO एंड एंश्योर द अबॉलिशन ऑफ IPR। ये तो मतलब फारफेच्ड हो गया, IPR थोड़ी हटेगा। WTO में जाए IPR हटा दे, कोविड के वैक्सीनेशन में नहीं हटा तो यहाँ कैसे हटेगा? दिस इज रॉन्ग। प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्री बिजनेस इन इंडिया, पर्टिकुलरली द सीड बिजनेस। ये ऐसा कभी होगा? प्राइवेट सेक्टर को हमने बंदी कर दिया, आप बीज नहीं बना पाओगे? नो, ये नहीं होगा। यहाँ बहुत फारफेच्ड लिखा है, शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्री बिजनेस। नो, ये भी गलत है। प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर द कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ऐसा नहीं है कि डू नॉट फेवर, ऐसा हमने नहीं कहा। ये क्या लिखा है? डू नॉट फेवर द कल्टिवेशन ऑफ GMO क्रॉप्स। नो, हमारे यहाँ तो हो रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। द आइडिया इज उसको थोड़ा सा टिंकर करें, इधर करें ड्रॉट, सैलिनिटी एंड अदर। तो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये सेफ लग रहा है, तो फर्स्ट आंसर इज ए। ऐसा भी होता है RCs में कि पहले आप एलिमिनेट करते जाओ, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, फिर आप देखना आप में ज्यादा क्लैरिटी आएगी और फिर आप देखना मोस्ट लॉजिकल क्या है। तो इन प्रेजेंट चॉइसेस में ये सबसे ज्यादा लॉजिकल है, ओके, और क्रूशियल भी है। On the basis of the above passage, following assumptions have been made. पहला, issue of effects of natural calamity on agriculture is not given due consideration by GM Technology Company. जो natural calamity agriculture में है उसको consider नहीं किया। In the long run, GM Technology will not be able to solve agriculture problem arising due to global warming. अब ये तो far-fetched हो गया। लंबे टाइम पे GM टेक्नोलॉजी कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएगी। हम ये तो बोल नहीं रहे, हम ये बोल रहे हैं कि प्रायोरिटी चेंज कर दो तो GM टेक्नोलॉजी सही हो जाएगी। ड्रॉट, सैलिनिटी, अदर स्ट्रेसेस पे दो। तो हम ये डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं GM को, तो ये तो गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ये सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा तो ये गया, ये गया। अब अपने पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, A या D। इशू जो है कैलामिटी का, नेचुरल कैलामिटी, उसको इतना कंसिडर नहीं किया गया GM टेक में। यही पैसेज बता रहा है कि ज्यादातर पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट इस जगह पे देते हैं। और इसके साथ क्या इशू होता है कि थोड़े टाइम पे नई वीड्स आ जाती है, नए पेस्ट आ जाते हैं और इनका बिजनेस परपैचुइटी में चलता रहता है। तो वो चीज क्रिटिसाइज किया है। सो इसका A इसका आंसर होगा, 1 ओनली। दिस इज द आंसर, ओके। तो आज हमने RC देखा। RC करने का ऐसा स्टाइल अच्छा है, रोज हम कुछ RC पढ़ रहे हैं, बस अब 30 मिनट का वीडियो देखो, यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी। और इसका कुछ सीरीज भी मैं शेयर कर रहा हूँ, फॉर्मूलेज वगैरह, इसको रिवाइज करो। हमारा बेसिक सब कंप्लीट हो गया है अभी यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी का। नेक्स्ट में परमुटेशन पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी सेट्स, ये जल्दी अपन इस वीक में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।